जाएंगे। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, कृत प्रत्यय वे होते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये प्रत्यय वाला है। तो इसमें पूछा गया है कि कृत प्रत्यय वे होते हैं, कौन होते हैं कृत प्रत्यय, वो बताना है यहाँ पर। तो जो विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, तो इनमें जो सही विकल्प हो जाएगा, कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं। क्या होते हैं कृत प्रत्यय? कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है 17 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण की बात की जा रही है। ऊपर जो प्रश्न है ये प्रत्यय से आया, उपसर्ग और जो प्रत्यय इसी के अंतर्गत कृत प्रत्यय भी है, वहां से प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ये विशेषण वाले पोर्शन से प्रश्न आया हुआ है, इसलिए आप इसका ध्यान रखिए। आगामी परीक्षा हेतु यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो विशेषण शब्द नहीं होगा तो 4 विकल्पों में से होगा सही अध्ययन। आपको मैंने जब आंसर की बताई थी उसमें भी यही बताया था कि जो अध्ययन है ये आपका विशेषण नहीं है। बाकी अध्येय, अध्येता और अध्ययनशील ये तीनों ही विशेषण होंगे। ये जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है, अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। कहीं पर मुझे लगेगा कि गलत उत्तर दिया गया है तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो ये सारी ऑफिशियल आंसर की को ही हम डिस्कस करेंगे। फिर से कह रहा हूँ, पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पेजेस के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्रश्न 18, इसमें क्या पूछा गया है, पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया, रेखांकित पद किस कारक का परसर्ग है? देखिए परसर्ग भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि परसर्ग से क्वेश्चन बन रहा है। परसर्ग नहीं, कारक। कारक से आपको प्रश्न हर एक परीक्षा में मिल रहा है। पहले जो आपकी पीजीटी हिंदी की परीक्षा हुई थी वहां पर भी कारक से प्रश्न आया, और जो ये देखिए फिजिक्स वालों की परीक्षा में भी कारक से प्रश्न आया हुआ है। तो जो 18 का सही विकल्प होगा क्या है, पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया, रेखांकित पद किस कारक का परसर्ग है? तो यहाँ पर देखिए अधिकरण पर, में पर कहाँ पर आता है? ये आता है आपका अधिकरण में, ये ध्यान रखना है। अपादान से क्या तात्पर्य होता है? अपादान से तात्पर्य होता है कि किसी स्थायी चीज से कोई मतलब चीज दूर हो रही है। उदाहरण के लिए मोहन पटना से हिमाचल आ रहा है, यहाँ पर होगा अपादान कारक। पहाड़ से पत्थर गिर रहा है, यहाँ पर भी होगा अपादान कारक। पेड़ से आम गिर रहे हैं, यहाँ पर भी होगा अपादान कारक। बच्चा कुत्ते की डर से दूर जा रहा है, यहाँ पर भी होगा अपादान कारक। अपादान कारक भी एचपीपीएससी शिमला का फेवरेट है, तो इसका ध्यान रखना है, आपने यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कारक वाला पोर्शन देखना है, प्रश्न बनेगा यहाँ से। अगला प्रश्न देखिए 19, इसमें क्या पूछा गया है, नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे, रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आया वो आया आपके कहाँ से, संज्ञा से। संज्ञा वाला पोर्शन देखना है, प्रश्न बनेगा डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट। तो यहाँ पर जो नेताजी है, यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है नेताजी में। नेताजी से तो आप वाकिफ ही होंगे। क्या होता है नेताजी? व्यक्तिवाचक। यहाँ पर जातिवाचक नहीं होगा, कईयों ने जातिवाचक किया, तो जातिवाचक नहीं, व्यक्ति की पहचान को बतलाया जा रहा है। तो नेताजी क्या है, एक तरह से व्यक्तिवाचक है ना, व्यक्तिवाचक होगा, तो ये यहाँ सही होगा। फिर अगला प्रश्न 20, इसमें क्या पूछा गया है, इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है, रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। जो ये रेखांकित पद है कुछ कुछ, इसमें जो कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया गया, तो ये सर्वनाम से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, मैंने बताया था आपको, बता रहा हूँ, जहां पर कुछ इत्यादि लग जाए, कुछ कोई, जो निश्चय तो यहाँ से आपको नहीं लग रहा है ना, निश्चित नहीं है, तो क्या है यहाँ पर, निश्चित नहीं होगा तो अनिश्चित तो होगा। कुछ दबाया गया है, ये पता नहीं क्या दबाया है, तो अनिश्चय वाचक है ये, निश्चय नहीं है। अगर ऐसा होता कि जमीन के नीचे 2 किलो आम दबाए गए हैं, जमीन के नीचे 10 किलो धन दबाया गया है, तो निश्चय वाचक होता, परंतु यहाँ पर तो निश्चय कुछ नहीं है, कुछ भी पता नहीं हमें क्या दबाया जा रहा है, तो यहाँ पर अनिश्चय वाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है।
अगला प्रश्न 21, पंचवटी में समासिक विग्रह है। पंचवटी का समासिक विग्रह क्या होगा ये बताना है। समासिक विग्रह, जैसे संधि विग्रह करते हैं वैसे ही समासिक विग्रह विग्रह भी होता है। तो जो 21 का सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा 5 बटों से घिरी प्रसिद्ध जगह। क्या होगा पंचवटी का समासिक विग्रह? 5 बटों से घिरी प्रसिद्ध जगह। कई बार ये भी पूछा जाता है राजपुत्र का क्या अर्थ होता है। राजा का है जो पुत्र उसे राजपुत्र कहा जाता है। इस तरह के देखो शब्दों को तोड़ के नया अर्थ बनाया जाता है, तो उसे भी आपने याद रखना है। फिर से देखिए, आप लोगों को जोर देकर कह रहा हूँ, हिंदी ग्रामर के हस्तलिखित नोट्स हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आपने अभी तक हिंदी ग्रामर की तैयारी नहीं करी है तो उसमें रहते उन नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और बीएड पोर्शन के लिए जो 20 नंबर के बीएड पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे उनके लिए भी हमारे टाइप्ड नोट्स हैं। अगर आप उन्हें भी परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो। यही समय है कि जब आपके पास कुछ करने का मौका है। नहीं तो देखिए, अगर आपके हाथ से ये मौका छूट गया तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। आप समय रहते अच्छे से तैयारी करिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करिए और कामयाबी प्राप्त करिए। प्रश्न संख्या 22, महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो 22 का जो सही विकल्प होगा तो कौन सा है वो? ये होगा सी, मैं। क्या है देखिए, इस पूरे वाक्य को पढ़िए। महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। यहाँ पर देखिए उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ चीज कही जा रही है उसे कहा जाता है उद्देश्य। तो यहाँ पर जो मेरे बारे में चीजें कही जा रही है ना, मैं कौन मंत्रमुग्ध हो गया? मैं मंत्रमुग्ध हो गया। तो इसलिए जो बोर्ड के द्वारा यहाँ पर सी उत्तर तालिका स्वीकार की गई है कि सी सही होगा। तो फिर आगे देखिए, आगे क्या है यहाँ पर 22 का, महात्मा गांधी जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया, इस वाक्य में उद्देश्य। तो इस प्रश्न में कई गलत उत्तर दिए गए थे। जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उस समय मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि महात्मा जी के बारे में बात की जा रही है। जब मैंने इसे अच्छे से एनालाइज किया तो मुझे पता चला यहाँ पर देखिए महात्मा जी के बारे में बात नहीं की जा रही है। बात तो महात्मा गांधी जी के बारे में की जा रही है, परंतु कोई और शख्स भी तो है यहाँ पर। महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर कौन मंत्रमुग्ध हो गया? मैं, बोलने वाला मैं। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? मैं के बारे में, मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर उद्देश्य होऊंगा, ठीक है। मैं सही विकल्प है, तो ये सी सही विकल्प होगा, सी, ठीक है। इस पे कई बच्चे बोल रहे थे कि क्लेम करना है, नहीं क्लेम नहीं करना है, सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। थोड़ी सी यहाँ पर आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, पूछा जा सकता है भविष्य में, वाक्य क्या है? वाक्य क्या है? शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसे विचारों का आदान प्रदान होता है। शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है वाक्य कहलाता है। एक सामान्य वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया होते हैं। क्या क्या आवश्यकता है एक सामान्य वाक्य के लिए? कर्ता, कर्म और क्रिया। आगे देखिए, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद भी होते हैं। एक होता है उद्देश्य, जो हमने यहाँ पर देखा, इसे कहते हैं उद्देश्य। दूसरा होता है विधेय, ये ध्यान रखना है। उद्देश्य किसे कहा जाता है? जिसके बारे में बात की जाए उसे कहते हैं उद्देश्य। तो इसमें मैं था उद्देश्य, ठीक है, इसमें मैं उद्देश्य था। दूसरा होता है विधेय, जो बात की जाए उसे विधेय कहा जाता है। जो बात की जाए उसे विधेय कहा जाता है। इसका जो विधेय होता है तो वो होता है मंत्रमुग्ध। इसका होना था मंत्रमुग्ध विधेय। अगर पूछा जाता है वाक्य में मंत्र विधेय क्या है तो वो मंत्रमुग्ध होना था, ठीक है। महात्मा गांधी जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया, तो ये मंत्रमुग्ध यहाँ पर विधेय होना था। इसका ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे प्रश्न बन सकता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 23 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो मछली का पर्यायवाची नहीं है ये बतलाना है। देखिए, जो मीन है मछली का पर्यायवाची है,
मत्स्य है, मछली का पर्यायवाची है। शफरी है, मछली का पर्यायवाची है। परंतु जो मीनाक्षी है ये मछली का पर्यायवाची नहीं होगा। पूछा जाएगा किसका पर्यायवाची माना जाता है मीनाक्षी को, तो मीनाक्षी को माना जाता है पर्यायवाची आपके दुर्गा का, माँ दुर्गा का पर्यायवाची माना जाता है मीनाक्षी को। मीनाक्षी, कई बार ये भी अर्थ निकलता है कि मीनाक्षी मछली की आंख कहा जाता है, ऐसे तो नहीं, ये माता दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है, इसका ध्यान रखना है। तो पर्यायवाची शब्द से भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसका भी ध्यान रखिए आप। तो पर्यायवाची शब्द भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ऊपर क्या था, ये वाक्य वाला था प्रश्न। कौन सा प्रश्न था? वाक्य वाला प्रश्न। इसका भी आपने अध्ययन करना है अच्छे से। जो हमारे कॉन्साइज नोट्स हैं वो आपके लिए फायदेमंद होगी, वहां पर सिर्फ वही चीजें दी गई है जो आपको पढ़नी है, फालतू की बातें नहीं दी गई है। अगला है प्रश्न 24। निम्नलिखित में से वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है वो पूछा गया है। तो ये भी देखिए, क्रिया से संबंधित वाक्य में क्रिया से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। तो 24 का जो सही विकल्प होगा, तो यहाँ पर जो संयुक्त क्रिया प्रयोग में नहीं हुई है तो वो है आपका विकल्प बी, मैंने उसे पत्र लिखा। मैंने उसे पत्र लिखा, इसमें कोई संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं है। बाकी पेंसिल घिस गई संयुक्त क्रिया होगी, बच्चा रो पड़ा संयुक्त क्रिया होगी, टायर फट गया संयुक्त क्रिया हो गई। इन तीनों में संयुक्त है सिवाय पी के। अगला प्रश्न देखिए 25। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है रूपक अलंकार क्या है। सबसे पहले तो देखिए आपको बता देता हूं अलंकार क्या है, पूछी जा सकती है ये परिभाषा भी आपसे। अलंकार किसे कहा जाता है? अलंकार से तात्पर्य होता है किसी भी विषय, मान लीजिए उदाहरण के लिए एक सुंदर स्त्री का शरीर है, उसमें कोई आभूषण नहीं है तो भी स्त्री सुंदर लग सकती है, ठीक है। एक नैसर्गिक सुंदरता होती है किसी में, ठीक है, नेचुरल सुंदरता। नैसर्गिक का तात्पर्य होता है नेचुरल सुंदरता। परंतु अगर उसमें आभूषण लगा दिए जाए, एक कोई स्त्री है उसमें एक तो उसकी प्राकृतिक सुंदरता है, परंतु अगर वैसे सुंदर दिखाई दे रही, अगर उसमें आभूषण लगा दिए जाए तो कितनी सुंदर लगी। वैसे ही कविताओं में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार को कहा जाता है शोभा कारक या आभूषण, क्योंकि ये काव्य में सुंदरता को बढ़ाता है तो इसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार से तात्पर्य है आभूषण या सुंदरता को बढ़ाने वाली चीज। तो अलंकार भी पूछा जाएगा प्रश्न कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः तो दो प्रकार के माने जाते हैं, परंतु 3 प्रकार के भी होते हैं अलंकार कई जगह। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, तीसरा होता है उभयालंकार। ये 3 अलंकार हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको सारी चीजें करवा दूंगा मैं ग्रामर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण है। आप टिच टॉप हो जाएंगे तैयार अच्छी तरह से। तो रूपक अलंकार कहाँ पर है वो बताना है यहाँ पर 25 में। तो देखिए रूपक अलंकार है यहाँ पर सी वाला, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, तो यहाँ पर होगा रूपक अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार। फिर है नभ मंडल छाया मरुस्थल सा सासु सीसा, इस तरह के जहां पर तुलनात्मक अध्ययन मिले तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। डाल डाल अली पीक के गायन का बंधा समा, ठीक है, यहाँ पर आपका होगा कौन सा? श्लेष अलंकार। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, एक मिनट रुक जाइए आप। तो यहाँ पर देखिएगा जो विकल्प था ए वाला, डाल डाल पीक, डाल डाल अली पीक के गायन बंदासा, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ पर श्लेष बता रहा था, श्लेष नहीं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, इसका ध्यान रखना है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या दे देता हूँ आपको। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार 2 शब्दों के योग से बनता है, पुनः जमा उक्ति, पुनः जमा उक्ति, अर्थात जब बार बार बोलना या दोहराना, जब किसी वाक्य में कोई शब्द का प्रयोग 2 बार किया जाता है, अर्थात एक ही शब्द को 2 बार दोहराया जाता है, वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है तो ऐसे अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहा जाता है। इसमें एक ही शब्द 2 बार आता है, परंतु
इसके अर्थ समान ही रहते हैं, इसमें अंतर नहीं होता है, समान अर्थ रहते हैं। यमक अलंकार में भी एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त होता है, परंतु वहां पर अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। तो यमक तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए डाल डाल, डाल डाल अली पीक के गायन का बंदा समा, ठीक है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, यमक नहीं होगा, ना श्लेष होगा। तो इसका आपने ध्यान रखना है। इसके देखिए एक और आपको उदाहरण दे देता हूँ। एक तो हो गया पुनरुक्ति प्रकाश का ये, तो दूसरा है मीठा मीठा रस टपकता, मीठा मीठा रस टपकता। एक और उदाहरण देखिए, सुनी सुनी बत्तियां मोही बताई, सुनी सुनी बत्तियां मोही बताई। तो ये भी इसका उदाहरण हो जाएगा। ये हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और ये होगा उपमा अलंकार। ये होगा बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मनस रोज बढ़ जाए, बढ़त बढ़त। यहाँ पर देखिएगा ये होगा रूपक, परंतु ये मत इसका अर्थ दूसरा निकाला जा रहा है, यहाँ पर सी होगा इसका उत्तर 25 का, ठीक है। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। फिर कईयों के मन में ये भी होगा, अनुप्रास अलंकार भी तो लगभग ऐसा ही होता है, परंतु अनुप्रास में अंतर है। देखिए उसमें वर्ण एक समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है तरुणी तनुजा तप्तमाल तरुबर बहु छाए, तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार, इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो ये हो गया, यहाँ पर हमने देख लिया लगभग 10 प्रश्न हिंदी ग्रामर के। काफी सारी जानकारी यहाँ से आपको इन चीजों की हो गई होगी कि किस पोर्शन को पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो अलंकार पोर्शन को पूछा गया है, आपसे अलंकार पूछा जा रहा है, इसका आपने ध्यान रखना है, अलंकार पढ़ लेना है। आपको करवाऊंगा मैं नेक्स्ट टॉपिक अलंकार से संबंधित, ठीक है। आज जो टॉपिक आपके समक्ष लाया हूँ तो वो कौन सा है, तो वो होगा आपका, बता देना अगर आपने 10 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए कितने आपके सही हुए थे, ठीक है, ये भी बता देना। आगे क्या करवाऊंगा आपको, आगे करवाऊंगा आपको विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द करवा देता हूँ, ताकि यहाँ से भी हिंदी वाले पोर्शन, जब हिंदी का एग्जाम हुआ था उस समय विलोम शब्द पूछे गए थे, इसलिए करवा रहा हूँ। जो आगे नेक्स्ट कोई परीक्षा आएगी वहां पर विलोम शब्द पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण होगा। तो देखिएगा आगे क्या है। तो देखिए आगे, अध का विलोम है, अध का विलोम क्या होगा, इसको साइज बढ़ा देते हैं। अर्ध का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण, अर्ध का पूर्ण, अर्ध का पूर्ण। अग्रज का विलोम क्या होगा, अग्रज का होगा अनुज। अमृत का क्या होगा, अमृत का हो जाएगा विष। अनुरूप का क्या विलोम होगा, प्रतिरूप। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, अनुरूप का प्रतिरूप। अर्जन का क्या होगा, अर्जन का होगा व्ययन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमर शब्द का विलोम क्या है, अमर का होगा मर्त्य। अमर का अर्थ होता है कभी नहीं मरने वाला, मरते का मर जाने वाला। अश्लील का क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अश्लील, अश्लील का होगा शलील। अनुरक्त का क्या शब्द है, अनुरक्त का होगा विरक्त। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा, अंतर्मुखी का बहुर्मुखी। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। यहाँ पर ओजस्वी का बताना है, ओजस्वी का विलोम होगा कांतिहीन। अपशगुन का विलोम क्या होगा, शकुन। अत्यधिक का विलोम क्या होगा, अत्यल्प, अत्यधिक का अत्यल्प। ये देखिएगा अत्यधिक पूछा गया था, कैसे लिखा जाता है, अत्यधिक इसी तरह से लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर है अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या होगा, प्राचीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्वाचीन ये भी पूछा जा सकता है। अभिज्ञ, अभिज्ञ पूछा जाता है, ये इसका होगा अज्ञ, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ। अज्ञ शब्द का विज्ञ, अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ, ये भी ध्यान रखना है। अभिज्ञ विज्ञ, विज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ विज्ञ, विज्ञ का अनभिज्ञ, ये भी ध्यान रखिएगा। अनभिज्ञ का क्या होगा, अनभिज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ या फिर विज्ञ। अल्पज्ञ का क्या होगा, अल्पज्ञ का होगा बहुज्ञ या सर्वज्ञ। अथ का विलोम क्या होगा, इति, अथ का इति इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पहले भी। फिर अनुरक्ति का विलोम, अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। अवनत का विलोम क्या होगा, अवनत का होगा उन्नत, ये भी इंपॉर्टेंट है, अवनत का उन्नत। अमित शब्द का विलोम क्या है, परिमित। अमित का
परिमित। अधिकृत का अनधिकृत, अनधिकृत ये शुद्ध शब्द है, इस तरह से लिखते हैं अनधिकृत, ये भी ध्यान रखना है। फिर अनुलोम का क्या होगा? अनुलोम का प्रतिलोम, अनुलोम का प्रतिलोम। अल्भज्ञ का क्या होगा? अल्भज्ञ का होगा लभज्ञ। अपव्यय का क्या होगा? अपव्यय का मितव्यय, अपव्यय का मितव्यय। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना है अपने। फिर क्या है? फिर आगे है अग्नि, अग्नि का अंबर, अवर का प्रवर, अनुग्रह का विग्रह, अनिवार्य का ऐच्छिक, अनिवार्य भी इंपॉर्टेंट है। अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुकूल का प्रतिकूल, इसका भी ध्यान रखना है आपने। फिर आगे क्या आ गया यहाँ पर? अनुकूल के पश्चात आवृत, आवृत का क्या होगा? अनावृत। आवृत का अनावृत। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम बताइए। आशा का निराशा। आगत का विलोम क्या होगा? अनागत। आमिष का क्या होगा? निरामिष। हमें सभी का आदर करना चाहिए, रेखांकित का विलोम शब्द बताइए। आदर का निरादर। आदि का क्या होगा? अंत, इंपॉर्टेंट है ये, आदि का अंत, इसका ध्यान रखना है। आदि का अंत इंपॉर्टेंट। आर्द्र का क्या विलोम क्या होगा? आर्द्र का हो जाएगा शुष्क। आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार। आवेशित का विलोम क्या होगा? अनावेशित। आवाहन का विलोम क्या होगा? विसर्जन, इंपॉर्टेंट है ये, आवाहन। आसक्त का क्या होगा? विरक्त, इंपॉर्टेंट है ये भी। आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल। आवरण का विलोम क्या होगा? अनावरण। आकलन का विलोम क्या होगा? विकलन। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। आवर्तक का विलोम होगा विवर्तक। अभ्यंतर का विलोम होगा बाह्य, इंपॉर्टेंट है ये, आभ्यंतर, इसका ध्यान रखिए। फिर है इप्सित शब्द का विलोम अनप्सित, ये है। उथला का क्या होगा? गहरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, उथला। उद्दत का क्या होगा? विनीत। कृपण का क्या होगा? उदार, कृपण पूछा जाता है। कृपण का सही विलोम दाता या अनुदार, ये भी याद रखिए, ये भी इसके पर्याय होंगे। उक्त शब्द का अनुक्त। नया, नया का क्या होगा? पुराना। उपजाऊ का क्या होगा? ऊसर, इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसका उत्तरीय, उस पर बहुत जंच रहा है, तो उत्तरीय का होगा अधोबस्त्र। उत्थान का विलोम पतन। उल्लास का नैराश्य, उल्लास का भी याद रखिएगा। उद्यम का विलोम शब्द है आलस्य। फिर देखिए आगे, आगे है उपतक्य का क्या होगा? उपतक्य का हो जाएगा अधिक, अधिक्यता, ठीक है, ये इसका विलोम हो जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है, पूरी श्योरिटी तो नहीं है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है ये भी। उदय का अस्त। उन्मूलन का रोपण। उन्मिलन का निमिलन, इंपॉर्टेंट है। उदात का विलोम अनुदात। उदार का विलोम अनुदार, अनुदार। उत्कर्ष का अवकर्ष, इंपॉर्टेंट है ये भी। उम्मीद का मायूसी। उपकार का अपकार। उत्तरायण का दक्षिणायन, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। उपमेय का अनुपमेय। उपयोग का निरुपयोग, अनुप्रयोग, दुरुपयोग। एकता का अनेकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐहिक शब्द का विलोम पारलौकिक। ऋतुजा का विलोम बक्करता। ऋतु का अनृत या झूठ, ये इंपॉर्टेंट। ऋतु का अर्थ होता है सत्य, और ऋतु का पूछा जाए तो ये अनृत हो जाएगा, सत्य का पूछा जाएगा तो झूठ होगा। ऋजु का क्या होगा? बकर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऋजु का बकर। कथित शब्द का विलोम अकथित। कुटिल का विलोम ऋजु। कर्कश का विलोम मधुर। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक। कौटिल्य का विलोम आर्जव, इंपॉर्टेंट। कृश का विलोम हृष्ट पुष्ट। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। गौण का विलोम मुख्य। गम्य का विलोम अगम्य। गति का विलोम मंद। गाढ़ा शब्द का विलोम पतला। गुप्त शब्द का विलोम प्रकट। गुण शब्द का विलोम दोष। गौरव का विलोम लाघव, ये इंपॉर्टेंट है, गौरव। गमन का विलोम आगमन। ग्रस्त का विलोम मुक्त। गणतंत्र का विलोम
राजतंत्र। घृणा का विलोम प्रेम। चिरंतन का विलोम नश्वर। चोर का विलोम साहा, इंपॉर्टेंट। छिछला का विलोम गहरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, छिछला गहरा। जड़ का विलोम चेतन, इंपॉर्टेंट है ये, जड़ जड़ चेतन। जोड़ का विलोम घटाव। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ। जारज का विलोम औरस। जटिल का विलोम सरस। जंगम का विलोम स्थावर, इंपॉर्टेंट है ये, जंगम स्थावर भी। तामसिक का विलोम सात्विक। तिमिर का विलोम आलोक। तीक्ष्ण का विलोम मंद, इंपॉर्टेंट। तृष्णा का विलोम वितृष्णा। दयालु का विलोम निर्दय। दीर्घायु का विलोम अल्पायु। दिवस का विलोम विभावरी। द्वितीय का विलोम अंधकार, द्वितीय भी इंपॉर्टेंट है, द्वितीय। धनी का विलोम निर्धन। धनी का विलोम निर्धन या दरिद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, दरिद्र। निष्कलुष का विलोम कलुष। नष्ट का विलोम सर्जन। नवीन का विलोम प्राचीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, नवीन प्राचीन। निंदा का विलोम स्तुति। निर्बल का विलोम सबल। निरामिष का विलोम आमिष। निर्भीक का विलोम कायर या कातर, इंपॉर्टेंट है। निषिद्ध का विलोम विहित। नश्वर शब्द का विलोम शाश्वत। निर्मल का विलोम मलिन। न्यून शब्द का विलोम अधिक, इंपॉर्टेंट है, न्यून। परिसीमन का विलोम असीमन। प्रफुल्ल का विलोम मल्लान। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल। पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य, इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रचुर का विलोम अल्प। परुष का विलोम कोमल, इंपॉर्टेंट। प्रभावी का विलोम अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा हेतु। परिश्रम का विश्राम। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न। प्रसारण का आकुंचन। पृथ्वी का आकाश, इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। प्राचीन का अर्वाचीन, अर्वाचीन और नवीन, इंपॉर्टेंट है ये प्राचीन वाला भी। फिर है परमार्थ का स्वार्थ, इंपॉर्टेंट है, परमार्थ और स्वार्थ। प्रत्यक्ष परोक्ष, इंपॉर्टेंट है। पुष्ट क्षीण, इंपॉर्टेंट है। पोषक का शोषक। पृथक का संयुक्त। बंधन का मुक्ति। बहिरंग का अंतरंग, इंपॉर्टेंट। भूगोल का खगोल, इंपॉर्टेंट। मूर्त का अमूर्त, इंपॉर्टेंट। मसृण का रुक्ष, इंपॉर्टेंट। महान का तुच्छ। महान का विलोम क्षुद्र भी होता है। मूर्धनी जीवंतता। मितव्यय अपव्यय, इंपॉर्टेंट। मूक का वाचाल, इंपॉर्टेंट। मौन का मुखरता। मधुर का तीक्ष्ण या कटु। महात्मा का दुरात्मा। योग का भोग। यथार्थ का कृत्रिम। योगी का भोगी। राग का द्वेष। राग का विराग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द्वेष और राग का क्या क्या है, द्वेष और विराग दोनों इंपॉर्टेंट है। राजा का रंक, इंपॉर्टेंट। राजा का रानी, रंक और प्रजा, विकल्पों को देखकर ये बनेंगे विलोम। रथी का विरथ। लोक का परलोक। लाघव का विस्तार, विकल्पानुसार। लाघव शब्द का वास्तविक शब्द विलोम होता है गौरव। लाघव का गौरव भी होता है, विस्तार, दोनों का कुछ भी होगा तो इन दोनों में से किसी को टिक लगाइए। लौकिक का अलौकिक। वक्ता का श्रोता, इंपॉर्टेंट है ये। व्यास का समास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विमुख का उन्मुख, इंपॉर्टेंट। वृद्धि का क्षय। विकीर्ण का एकत्र। विराट का क्षुद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैमनस्य का सौमनस्य। विग्रह का संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्यष्टि का समष्टि। वादी का प्रतिवादी, इंपॉर्टेंट। विश्लेषण का संश्लेषण, इंपॉर्टेंट। शीत का उष्ण। शाश्वत का क्षणिक, इंपॉर्टेंट। शुष्क का आर्द्र। श्वेतांबर का दिगंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुक्ल का कृष्ण, इंपॉर्टेंट। शोषक का पोषक। सम का विषम, इंपॉर्टेंट। सुप्त का जागृत। सम्मुख का विमुख, इंपॉर्टेंट। स्वर्ग का नरक। सूक्ष्म का स्थूल। स्वाधीन का पराधीन। सन्मार्ग का कुमार्ग। समष्टि का व्यष्टि। सत्कार का तिरस्कार, इंपॉर्टेंट। फिर है सुष्पति का जागृत। राग का विराग। राजा का रंक, ये देख लिया हमने पहले ही। सुषुप्ति का जागृत। सृष्टि का प्रलय। साहचर्य का अलगाव।
स्वपन का जागरण, स्पृश्य का अस्पृश्य, सकाम का निष्काम, स्तुत्य का हेय इंपॉर्टेंट, सगुण का निर्गुण, संतोष का असंतोष, स्वधर्म का परधर्म, संपन्नता का निर्धनता इंपॉर्टेंट, संकीर्ण का विकीर्ण या विस्तीर्ण, स्वार्थ का निस्वार्थ या परमार्थ, सौम्य का उग्र, संकीर्ण का विस्तीर्ण इंपॉर्टेंट, समास का व्यास, ये तो हमने देख लिया, समास का व्यास, विग्रह और खंड इंपॉर्टेंट, संयोग का वियोग, स्वजाति का विजातीय, संधि का विग्रह इंपॉर्टेंट, ये संधि वाला भी याद रखना, साधु का असाधु, सापेक्ष का निरपेक्ष, सजल का निर्जल, सामान्य का विशिष्ट, सुलभ का दुर्लभ, स्मरण का विस्मरण इंपॉर्टेंट, स्तब्ध का अस्तब्ध, सहयोगी का प्रतियोगी, स्वर्ग का नरक, सरल का कठिन, स्थूल का सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल, स्थावर का जंगम, ह्रास का वृद्धि, हर्ष का विषाद, क्षणिक का शाश्वत, श्री गणेश का इतिश्री। फिर है विलोम शब्द का युग्म सम्मिलित रूप अर्थात आदान का प्रदान होता है, आवर्तक का अनावर्तक होता है इंपॉर्टेंट, सदाचार का कदाचार, गौरव का लाघव, अमृत का विष, अनुरक्ति का विरक्ति, आधुनिक का प्राचीन, अनुग्रह का विग्रह, प्रथम का अंतिम, नैसर्गिक का कृत्रिम, समष्टि का व्यष्टि, उत्तर का प्रश्न, दक्षिण और पूर्व इंपॉर्टेंट है ये वाला उत्तर वाला भी। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, वीडियोस को भी शेयर करना है। फिर है सफल का असफल, विफल, निष्फल, लाभ हानि का विरोधी है, लाभ हानि का, संगत विलोम, संगत का क्या होगा, संगत विलोम जो है यहाँ पर शाश्वत और क्षणिक, ये संगत विलोम है, दिन का रात, परिश्रम का आलस्य, धर्म का अधर्म, गर्म का ठंडा, सदाचार का दुराचार, सम का विषम इंपॉर्टेंट, समर्थक का विरोधी, समष्टि का व्यष्टि, घात का प्रतिघात,